हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 10 जिसका नाम है कानून व्यवस्था और न्यायपालिका। तो आपको पता ही है कि हमने इससे पहले जो चैप्टर पढ़ा था उसमें लिखा हुआ था वो एक्चुअली उसके बारे में था कि जो नौकरशाह है या जो पुलिस प्रशासन है या जो सेना है हमारी, वो लोकतंत्र में किस तरीके से सहयोग कर सकती है ना। मतलब कि लोकतंत्र को बर्बाद भी कर सकती है और वो आबाद भी कर सकती है, ठीक है। वैसे ही न्यायपालिका भी है। लोकतंत्र में सबसे इम्पॉर्टेंट जो काम होता है वो इसी का होता है, ठीक है। उसको बनाए रखने के लिए जो संविधान में लिखा होता है किसी भी देश के जिसमें लोकतंत्र है, तो उसको बनाए रखने के लिए न्यायपालिका पूरी कोशिश करती है। जैसे कि इंडिया में जो न्यायपालिका है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, ये कोशिश करते हैं अपनी तरफ से कि जो संविधान है वो बचा रहे। और जो भी अवैध संविधान बनाए जा रहे हैं या कुछ कानून लेके आ रही है गवर्नमेंट कोई भी, तो उसको अवैध घोषित करे, ठीक है, आर्टिकल 13 के तहत उसको निरस्त कर दे। तो ये अधिकार हमारी जो कोर्ट है, ठीक है, स्पेशली सुप्रीम कोर्ट, उसको होता है, ठीक है। और राज्य के स्तर पे हाई कोर्ट। आपको इतना पता होगा कि भाई अगर हम बात करें सेंटर की तरफ से यानी कि पूरे इंडिया में, तो ये वाली गवर्नमेंट, ये जो सॉरी न्यायपालिका है, सुप्रीम कोर्ट, ये आती है। और स्टेट के स्तर पर देखिए तो हाई कोर्ट, ठीक है। और उसके नीचे वाली जो स्तर होती है आपको पता है, उसको हम अधीनस्थ न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय कहते हैं, या ऐसा ही कुछ, एक मिनट, सब ऑर्डिनेट कोर्ट या वही अधीनस्थ न्यायालय जो है उनको कहते हैं, यानी कि स्थानीय स्तर पे जो होती है आपकी, ठीक है। स्थानीय स्तर पर लगभग 3 से 4 तरीके की हो सकती है। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है आपकी, और म्यूनसिपल कोर्ट होती है, और विलेज कोर्ट होती है, ठीक है। ये 3 से 4 तरीके की आपको कोर्ट देखने को मिलती है स्टेट लेवल यानी कि नीचे के स्तर पे, स्थानीय स्तर पे। तो ये हमें पता है कि भाई किस तरीके से काम करती है जो न्यायपालिका है। उसके भी 3 स्तर है लगभग, राइट। सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है हाई कोर्ट को, हाई कोर्ट के नीचे जो जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आते हैं वो आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, जिसमें कि डिस्ट्रिक्ट और विलेज और उससे आसपास के लेवल के जो कोर्ट्स होते हैं वो उसको डील करती है। ये है हमारा कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एक काम, ठीक है, न्यायपालिका। अब ये थोड़ा सा आपको हिस्ट्री बताएगा न्यायपालिका की किस तरीके से थी पहले। तो भारत में न्यायपालिका की उत्पत्ति कहाँ से हुई लगभग उसके बारे में बता रहे हैं। तो ये प्राचीन काल से ही है लगभग, है ना। आप सुनते हुए आ रहे हो कि पहले पंचायत वगैरह में बैठ के जो है न्याय का काम होता था। और वो न्याय के नाम पे बेसिकली धर्म का जो है, मतलब कि जिसका धर्म ऊंचा है, डेफिनेटली वो जीतता था उस समय, ठीक है। वो जीतता भी वही था, और गलती अगर वो कर रहा है तब भी वही जीतेगा, क्योंकि उसको अधिकार मिला हुआ है, ठीक है, मनुस्मृति के आधार पे कि वो गलती भी करे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, वो उससे बच जाएगा। अगर कोई नीचे जाति का व्यक्ति कोई छोटी सी भी गलती करता है, ठीक है, अगर वो उसने चप्पल पहन के चल गया वो सड़क पे, यानी कि जहाँ पे बड़े लोगों की बस्तियाँ हैं वहाँ पे वो चल गया अपनी चप्पल से, तो उसकी जो है उसने अपराध कर दिया बहुत बड़ा, ठीक है। तो ये व्यवस्था थी उस समय भारत में। तो ये न्यायपालिका जो है पहले से ही थी, लेकिन इसका मतलब कुछ और समझा उन लोगों ने, ठीक है, अपने हित में यूज़ किया न्यायपालिका को, जो उच्च जाति के लोग थे, ठीक है। तो ये वही कह रहा है कि जो न्यायपालिका थी वो धर्म से जुड़ी हुई थी, ठीक है, उसी के आधार पे वहाँ पे न्याय हुआ करता था। और सामाजिक रूप से स्तरीकृत जाति समूहों के अरूपीय मापदंड में निहित थी। जाति पंचायत स्थानीय स्तर पर न्यायपालिका की भूमिका निभाती थी, जो कि राजाओं द्वारा बनाए गए धार्मिक कानून से संबंधित होती थी, ठीक है। तो ये एक तरीके से बोल रहा है कि ये कानून जो होते थे, जो बनाए जाते थे न्यायपालिका के लिए, ये राजा वगैरह जो लोग थे उस समय के, उनका काम था, ठीक है, वही कराते थे सारा काम। और एक्चुअली में जो चलती थी वो ब्राह्मणों की थी, ठीक है, वो कहते थे जो वो होता था उस समय। भारत में आधुनिक न्यायपालिका तो ये ब्रिटिशर्स की देन है हमारे यहाँ पे, ठीक है। एक तरीके से जो, देखो यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने भी गलत काम किए, कुछ अच्छे काम किए। गलत काम, अच्छे काम पे बताता हूँ मैं आपको क्या हुआ कि उसने जितने भी भारत में जो लोग थे, चाहे वो नीच जाति के हो ऊंच जाति के हो, सबको बराबर का सम्मान दिया, ठीक है। मतलब सम्मान क्या कह सकते हैं कि बराबर का अधिकार दिया। अगर स्कूल खुल रहे हैं तो वो दोनों कैटेगरी के लिए खुल रहे हैं, ठीक है, नीच जाति के लिए भी ऊंच जाति के लिए भी। और लेकिन ब्रिटिशर्स जो थे वो थोड़े चालाक थे, वो अपने लिए कुछ अलग से चीज़ें रिजर्व कर रखते थे। जैसे कि ब्रिटिशर्स जो थे वो अपने हितों में जो है न्यायपालिका को उन्होंने बनाया ताकि उनका फ़ायदा हो सके उसके अंदर, राइट, ठीक है। तो ये पहले से ही है। उसके बाद संविधान सभा पृष्ठभूमि। तो ये लगभग बता रहा है कि किस तरीके से जो है बनाया गया है संविधान सभा, क्या सोच के चीज़ें हुई थी। तो संविधान सभा थी जो
उसके बारे में बता रहे हैं कि जो हमारे सबसे पहली संविधान सभा जो बैठी हुई थी पार्लियामेंट में, जो लोग बैठे थे हमारे देश के, ठीक है, जो मेन व्यक्ति थे जिन्होंने काम किया संविधान के ऊपर, तो उन्होंने जो न्यायपालिका की जो एक पृष्ठभूमि थी कि भाई कैसे होगी न्यायपालिका, वो तैयार की। तो उन्होंने कहा कि न्यायपालिका ऐसी होनी चाहिए जो कि स्वतंत्र हो, ठीक है, कोई भी सरकार आए तो उससे उसका कोई मतलब ना हो, ठीक है, किसी के दबाव में काम ना करे, वो निष्पक्ष होके और संविधान के हित में काम करे, ताकि जो भी गवर्नमेंट कोई अलग कानून लेके आते जो कि संविधान का विरोध करता है, ठीक है, या नागरिकों की जो फंडामेंटल राइट्स है उनको छीनता है, तो वो अपने आप देखे उसको, ठीक है, उसको निरस्त कर सके। आर्टिकल 13 जो दिया है, पावर है एक तरीके से हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पास, कि वो कोई भी कानून जो है, जो विधेयक है, उसको निरस्त कर सकती है, राइट। न्यायपालिका की संरचना तो इस तरीके से होती है कुछ, ठीक है, ये ऐसी होती है संरचना, सुप्रीम कोर्ट, फिर उसके नीचे हाई कोर्ट, फिर उसके नीचे जो भी नीचे के जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह होते हैं वो आते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके की संरचना होती है जैसे कि वर्ण व्यवस्था की थी, है ना। ये ऊपर अपना सुप्रीम कोर्ट आता है, उसके बाद नीचे हाई कोर्ट आता है, और नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आते हैं, ठीक है, यानी कि ये इसके नीचे अंडर काम करते हैं, जो ये बोलेगा इसको वो मानना पड़ेगा, ठीक है, रूल्स वगैरह। और ये जो सुप्रीम कोर्ट है वो हाई कोर्ट के नीचे काम करता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट जो बोलेगा हाई कोर्ट को उसको सबको फॉलो कराना पड़ेगा, जितने लेकिन नीचे के कोर्ट्स जो होते हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं, खुद तो फॉलो करेगा, साथ में और कोर्टों को भी उसको फॉलो करवाएगा, ठीक है, किसी भी स्टेट में जो सुप्रीम कोर्ट होती है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर बताएगा आपको कैसा होता है। उसके अलावा ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, कह रहा है कि कहाँ गया यहाँ पे नहीं है शायद, सॉरी, आगे चलते हैं पहले। यहाँ पे जो है सेम वही चीज़ सर्वोच्च न्यायालय होता है, उसके नीचे क्या काम होता है वो बता रहा है, ठीक है। और आगे बात करेंगे और जो टॉपिक्स होंगे इसमें। उसके अलावा संगठन और नियुक्तियाँ, हाँ ये इंपॉर्टेंट है कि सिलेक्शंस कैसे होते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में जो लोग होते हैं, ठीक है, वो कैसे चुने जाते हैं। जो मुख्य होता है उसके अंदर, कोर्ट के अंदर एक व्यक्ति मुख्य होता है, जैसे कि सीजीआई होता है ना, जिसको सीजीआई बोलते हैं, वो मुख्य होता है। जैसे कि अभी 2024 में मुख्य जो सीजीआई है इंडिया के, वो डिवाइन चंद्रचूड़ है, ठीक है, DY चंद्रचूड़, तो वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है, ठीक है, इंपॉर्टेंट, यानी कि सब में से एक व्यक्ति वो सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी कि 25 तो होते ही हैं, ठीक है, 25 होते हैं, साथ में एक मुख्य न्यायाधीश जरूर होता है, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ऊंचा रुतबा इस व्यक्ति का होता है। ऐसा नहीं है कि ये कम है, इनके भी फैसले जो होंगे उस कोर्ट के अंदर वो भी इंपॉर्टेंट होंगे वहाँ पे, ठीक है। तो ये बहुमत के आधार पे चीज़ें तय होती है। यानी कि कोई भी सबमिट वगैरह बैठती है, कोई भी किसी भी बात होती है न्यायालय में, किसी भी चीज़ के ऊपर कोई इंपॉर्टेंट मुद्दा है, तो ये जो व्यक्ति है मुख्य न्यायाधीश, ये उनकी सभाओं को ऑर्गेनाइज कराते हैं कि इस तरीके से, या मैं करूँगा या आप करो, इस तरीके से वहाँ पे काम होता है, मतलब बड़े स्तर पे जब काम की बात आती है तो। क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा ना, वो जो मैटर होता है उसके अंदर जाने का, वो ऊपर का ही होता है, ठीक है, हाई लेवल के मैटर्स होते हैं जो कि वहाँ जाते हैं, देश के अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय स्तर के जो मामले होते हैं वो वहाँ जाते हैं। संसद के अधिकार है कि सर्वोच्च न्यायालय के गठन संगठन अधिकार क्षेत्र शक्तियों को नियमित करने के लिए कानून बनाए। और संविधान, राष्ट्रपति जो है ये भी इसके अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैंने आपको बताया था कि जो राष्ट्रपति है वो ही जो है, मतलब कि वो उनको अधिकार है कि वो परामर्श ले सकते हैं किसी भी टॉपिक के ऊपर, जो भी न्यायाधीश होते हैं उनसे परामर्श, यानी कि एडवाइस के तौर पे काम कर सकते हैं। लेकिन बाध्यकारी नहीं होती है वो कि माननी ही माननी पड़ेगी, नहीं, वो ले सकते हैं इन्फॉर्मेशन के लिए कि भाई क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, मतलब जो कानूनी जो चीज़ें होती है उसके ऊपर, राइट। और राष्ट्रपति ही जो होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जो सीजीआई होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनको चुनते हैं, ठीक है। चुनते कैसे हैं, बेसिकली ये खुद नहीं चुनते, इनकी मर्जी नहीं चलती वहाँ पे भी। ये बेसिकली जो पहले के जो और मुख्य न्यायाधीश होंगे, ठीक है, उनकी सलाह पर ये चुने जाएंगे, राइट। जो मेन सीजीआई होते हैं वो चुने जाएंगे मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। और ये मुख्य न्यायाधीश चुनने के बाद अपने हिसाब से मुख्य न्यायाधीश जो होंगे, जो सीजीआई होंगे, वो सुप्रीम कोर्ट में जो और जजेस होते हैं ना, जो बैठते हैं, जो बेंच होती है पूरी 25 लोगों की बेंच होती है, तो उनको चुनते हैं वो अपने आधार पे कि भाई ये व्यक्ति होना चाहिए हमारे साथ में, ठीक है। और ऐसे ही नहीं कि मतलब अपनी मर्जी चला रहा है, वो चुन रहा है कुछ भी, वो मतलब कि क्वालिफाई नहीं है, उतना स्किल नहीं है, नहीं,
स्किल होना चाहिए उस व्यक्ति के अंदर, अपनी मर्जी नहीं चलती वहाँ पे, ठीक है। क्वालिफिकेशन उसके पास अच्छी होनी चाहिए। और मतलब उनकी भी एक बात होती है कि जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में अगर जज बनना है तो हाई कोर्ट में कुछ साल के लिए उसको जो है जज बनना पड़ेगा, ठीक है, रहना पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट में कुछ सालों तक उसने जजमेंट जो लॉज है वो किया हो, यानी कि जो वकालत है वो की हो, तब जाके जो है सुप्रीम कोर्ट के जज आप बन सकते हैं, ठीक है। तो मतलब प्रोसेस बहुत लंबा होता है, इतना आसान नहीं होता वो काम करना, ठीक है जी। और सर्वोच्च न्यायालय के दूसरे न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में न्यायाधीशों के अतिरिक्त अन्य मुख्य न्यायाधीश परामर्श अनिवार्य है। तो वही जो मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज होता है, सीजेआई होता है, वो चुनते हैं बाकी के जो फिर जो होता है, ठीक है। वो चुनने के बाद यानी कि सीजेआई को एक बार चुन लिया, वो मुख्य न्यायाधीश हो गए, वो चुन लेंगे फिर बाकी के, उनके परामर्श के बिना वो आप उनको चुन नहीं सकते, जो बाकी के जो जज होते हैं, ठीक है। कुछ योग्यताएं होती है अगर आपको करना है, ठीक है। अगर आपको जज बनना है सुप्रीम कोर्ट का, तो आपके पास कुछ ना कुछ क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। जैसे कि सबसे पहले इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, ठीक है, भारत का नागरिक, और लंब प्रतिष्ठ विविधता हो, ठीक है। और कम से कम 5 वर्ष उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो, ठीक है। न्यायाधीश यानी कि जज रहे हो, उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट के जज रहे हो। और कम से कम 10 वर्ष किसी उच्च न्यायालय का अधिवक्ता रहा हो, तो 10 साल के लिए, 10 ईयर्स के लिए उन्होंने वकालत की हो, तब जाके जो है वो एक पद के लिए, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो सीजीआई हैं या जज है, उनके पद के लिए नियुक्त हो सकते हैं। और इनकी जो एज होती है, मिनिमम मैक्सिमम जो एज होती है वो 65 वर्ष होती है, ठीक है। उसके बाद ही रिटायर हो जाते हैं। जज के लिए उम्र है, जो लॉयर्स होते हैं उनके लिए उम्र नहीं होती है, ठीक है। वो जब तक चाहे वो कर सकती है लॉयर, मतलब कि वकालत कर सकते हैं उनका। उसके अलावा क्षेत्राधिकार, इसका जो क्षेत्राधिकार है बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय में जो टॉपिक्स होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत बड़े होते हैं। संविधान के एक अभिभावक के रूप में और अपनी ही निर्णयों को एक समीक्षा के रूप में काम करता है। यानी कि देखो, जो भी ये फैसले देते हैं ना, जो भी फैसले इनके आते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर, ये अपने फैसले बदल सकते हैं, ठीक है। जो भी उन्होंने पहले दिया हो, जैसे कि 1 साल पहले कोई फैसला दिया है, तो अगली साल कुछ और मामला आता है तो उसी फैसले को वो बदल भी सकते हैं, ठीक है। ये अधिकार है उनके पास। आर्टिकल 141 ये घोषणा करता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए कानून भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी होंगे। इसका अधिकार क्षेत्र 4 श्रेणियों में होता है। तो जो न्यायालय है उनका जो अधिकार क्षेत्र है लगभग 4 श्रेणियों में बांटा हुआ होता है। जैसे कि सबसे पहले कह रहा है कि मूल अधिकार क्षेत्र और परमादेश क्षेत्र अधिकार। इसमें क्या है कि एक संज्ञेय न्यायालय के रूप में काम करता है। भारत में अन्य कोई भी न्यायालय ऐसे विवादों को निपटाने का अधिकार नहीं रखता, ठीक है। सबसे पहला अधिकार क्षेत्र अधिकार बहुत बड़ा, मैंने आपको बताया था। कह रहा है कि सिर्फ यही एक अदालत है, ठीक है, न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट है, जिसके पास बहुत ज़्यादा मात्रा में विषय है, ठीक है, काम करने के। जैसे कि मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट जो होते हैं अपने, उनके उनको कंट्रोल करने के लिए, उनके संरक्षण के लिए, ठीक है, उनकी सेफ्टी के लिए सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है, ठीक है। अगर आपकी जो फंडामेंटल राइट्स है उनके साथ कोई खिलवाड़ हो रहा है, तब आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। हाँ, इसमें भी अपवाद होते हैं कुछ, ठीक है, कुछ कंडीशंस होती है। जैसे कि अगर किसी देश में, किसी राज्य में अगर राष्ट्रपति शासन लगा हो, ठीक है, तब उस सिचुएशन में आप नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, उसमें कुछ अधिकार होते हैं हमारे जो कि छीन लिए जाते हैं, ठीक है। आप बाहर घूम नहीं सकते उस समय, ठीक है, क्योंकि राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, जो होता है 44 लगी हुई है या कुछ और धारा लगी हुई है, 365 356 कुछ करके होती है। तो आप उस समय आपके कुछ अधिकार है जो कि लिमिटेड हो जाते हैं फिर, ठीक है, उस समय आप नहीं कर सकते। उसके अलावा इसको परमादेश जारी करने का अधिकार है। जैसे कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार पक्ष प्रतिषेध प्रतिषेधादेश, उत्प्रेषण लेख, न्यायिक आदेश। तो कुछ जो है, इसको हम रिट भी कहते हैं, ठीक है। जो बंदी इसको जो परमादेश है, इसको हम रिट्स भी कहते हैं, कि रिट्स जारी करने का आदेश होते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास। उसके अलावा संविधान का अनुच्छेद 32 नागरिकों को अधिकार देता है कि वह संविधान के भाग 3 में उल्लिख मौलिक अधिकारों में से किसी को भी लागू करने के अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को दे सकते हैं या कर सकते हैं, ठीक है। पूछ सकते हैं कि भाई क्यों नहीं हो रहे ये अधिकार लागू, ठीक है। तो ये हमें देता है बेसिकली, जो हम नागरिक है, 32 आर्टिकल जो 32 है
वो हमें अधिकार देता है कि हम न्यायालय में जाके सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं इसके आधार पे कि यहाँ पे जो है हमारे राज्य में ये जो मौलिक अधिकार है हमसे छीने जा रहे हैं, तो आप इनको लागू करवाइए। तो ये सुप्रीम कोर्ट करवाएगी, ठीक है। परामर्शी क्षेत्र अधिकार, इसमें क्या है, राष्ट्र, हाँ, परामर्श यानी कि जो हमारे जो प्रेसिडेंट है वो इनसे परामर्श ले सकते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट जो होते हैं हमारे देश में, ठीक है, अभी द्रौपदी मुर्मू जी है, तो वो जो है अगर सुप्रीम कोर्ट की दीवान चंद्रचूड़ जी से जो अगर सलाह लेना चाहती है तो वो ले सकते हैं, ठीक है। उनके पास अधिकार है 142। और अपील संबंधी क्षेत्र अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय सभी न्यायालयों से पुनर्विवेचन का सबसे बड़ा बड़ा न्यायालय है। यानी कि अगर आपको संविधान की व्याख्या करवानी है तो आप यहाँ पे आ जाइए। नागरिकों के लिए अपराध जो है या अन्य कोई बातें हैं उनको वो छीने जा रहे हैं हमसे, तो वो हम उनके लिए जा सकते हैं। नागरिक मामले में भी जो है आप जा सकते हो, ठीक है। यानी कि आपका कोई फंडामेंटल राइट छीन रहा है तो आप अपील कर सकते हो जाके डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में, आपको कोई रोकने वाला नहीं है, ठीक है जी। आपराधिक मामले जो है वहाँ पे भी आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है। इंटरनेशनली जो होते हैं वो भी वहाँ जाते हैं, जैसे कि कोई बाहर का अपराधी है तो वो जाएगा। उसके अलावा जो डी है वो कह रहा है कि पुनरीक्षण क्षेत्र अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार है कि अपने द्वारा घोषित किए गए किसी भी निर्णय, हाँ वही सेम, दोबारा जो है जो भी उसने फैसले दिए हैं उसको बदल सकता है, कोई उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये बार बार आपको पढ़ने को मिल रहा है। उसके अलावा हाई कोर्ट का बता रखा है उच्च न्यायालय की कैसे कैसे काम होते हैं और कुछ क्षेत्र अधिकार होते हैं क्या होते हैं उसके, ठीक है। सेम वही चीज़ें होंगी, ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं होगा, क्षेत्र अधिकार थोड़े कम हो जाएंगे उच्च न्यायालय के, ठीक है। और अधीनस्थ न्यायालय जो होते हैं उनके और कम हो जाते हैं, ठीक। तो ये जो है आपका लाइन वाइज दिया हुआ है। न्यायिक परीक्षण और जनहित याचिका, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बाकी इतना ही था चैप्टर में, क्योंकि मुझे लगा कि ये जो चैप्टर है ना इसमें सुप्रीम कोर्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडिया के स्तर पे। अगर हम देखें, राज्य की बात नहीं की हमने, यहाँ पे बात की है पूरे मतलब न्यायालय की। तो न्यायालय में अगर बात आती है तो हम सिर्फ एक व्यक्ति को या एक सुप्रीम कोर्ट को जानते हैं कि वो है, ठीक है, देश में बैठा हुआ अकेला, जिसके पास पूरी पावर्स है कि कोई भी अगर अवैध, ठीक है, कानून आते हैं तो वो बैठा हुआ है उनके लिए। तो ये रहा आज का चैप्टर। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।